नमस्कार। आज हम करेंगे तीन बुद्धिमान पाठ का भाषा अभ्यास। पाठ से संबंधित व्याख्या आपको पिछली वीडियो में समझा दी गई है। जिन बच्चों ने अभी तक उसे नहीं देखा है वे उसे देख लें तथा आज के वीडियो में आपको भाषा अभ्यास करवाया जाएगा। उससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं पाठ से। पाठ से में सबसे पहले आपको प्रश्न मिलता है मेरी समझ से कि आपने इस पाठ में क्या क्या समझा। तो पहला क्वेश्चन है क भाग, लोक कथा के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने आपने तारा बनाना है और आप कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी दे सकते हैं। तो पढ़ते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में दिया है कि लोक कथा में पिता ने अपने बेटों से धन संचय करने को कहा। उनकी इस बात का क्या अर्थ हो सकता है? धन कौन सा संचय करने को कहा था? ऑप्शन नंबर 1 खेतीबाड़ी करना और धन इकट्ठा करना, पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास करना, ऊंट का व्यापार करना या गांव छोड़कर किसी नगर में जाकर बसना। तो आपको पता है इसका आंसर आएगा पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास करना। अगर आपकी पैनी दृष्टि होगी और तेज बुद्धि होगी तो आप के पास खुद ब खुद धन चल कर आएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीनों भाइयों ने अपने ज्ञान और बुद्धि का उपयोग करके ऊंट के बारे में बहुत कुछ बता दिया था। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? बुद्धि का प्रयोग करके ऊंट के बारे में सब कुछ बताया जा सकता है या फिर समस्या को सुलझाने के लिए ध्यान से निरीक्षण करना बहुत आवश्यक है। निरीक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। या फिर किसी व्यक्ति का ज्ञान, बुद्धि और धन ही सबसे बड़ी ताकत है या फिर ऊंट के बारे में जानने के लिए दूसरों पर भरोसा करना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो क्या आंसर आएगा? मुझे पक्का विश्वास है कि अगर आपने पाठ को ध्यान से सुना है तो आप इसका उत्तर सही बताएंगे और सही उत्तर है समस्या को सुलझाने के लिए ध्यान से निरीक्षण करना बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा प्रश्न दिया है, राजा ने भाइयों की बुद्धिमत्ता पर विश्वास क्यों किया? कैसे पता चला कि हाँ भाई सही में बुद्धिमान हैं? भाइयों ने अपनी बात को तर्क के साथ समझाया। तर्क मतलब कि पूरा सोच विचार करके पूरे प्रूफ देकर समझाया। अगला है, राजा को ऊंट के स्वामी की बातों पर संदेह था। राजा ने स्वयं ऊंट और पेटी की जांच कर ली थी या फिर भाइयों ने राजा को अपनी बात में उलझा लिया था। तो बिल्कुल ही आसान ऑप्शन है इसका। क्या आंसर आएगा इसका? भाइयों ने अपनी बात को तर्क के साथ समझाया। आगे चलते हैं। आगे दिया है आपको कि लोक कथा के पात्रों और घटनाओं के आधार पर राजा के निर्णय के पीछे कौन सा मूल्य छिपा है, अर्थात राजा फैसले कैसा लेता है। अंधा राजा तो नहीं है, कैसे लेता है वो फैसले? तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है, दोषी को कड़ा से कड़ा दंड देना हर समस्या का सबसे बड़ा समाधान है। ये तो मुझे बिल्कुल ही गलत लग रहा है। अच्छी तरह जांच किए बिना किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। राजा की प्रत्येक बात और निर्णय को सदा सही माना जाना चाहिए। ऊंट की चोरी के निर्णय के लिए सेवक की बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। तो बिल्कुल क्लियर कट हमें आंसर इसका मिल गया और इसका उत्तर है अच्छी तरह जांच किए बिना किसी को भी दोषी नहीं ठहराना चाहिए। तो ये थे हमारे पाठ से। उसके आगे है ख भाग। हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने भिन्न भिन्न उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो आपको पता ही है कि आपने ये उत्तर क्यों चुने, क्योंकि आपने पाठ को बिल्कुल अच्छे से सुना है, कहानी अच्छे से देखी है, पढ़ी है, सुनी है। तो आपको सारे के सारे उत्तर आसानी से पता चल गए। आगे चलते हैं। अगला है हमारा पंक्तियों पर चर्चा। इसमें आपको दिया है कि पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया और अपने समूह में साझा कीजिए। आपको अपने मित्रों के साथ डिस्कस करना है। पहला है, रुपए पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे, अर्थात कम नहीं रहोगे। ये बात तीनों भाइयों के पिता ने मरने से पहले अपने बच्चों को ये शिक्षा दी थी। तो इससे हमें ये समझ में आया बेटा कि हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि धन ही होगा तो ही हमारी वाह वाह होगी। ठीक है, अगर हमारे पास किसी भी वस्तु को समझने, किसी भी व्यक्ति को समझने की शक्ति आ जाएगी कि ये व्यक्ति कैसा है और इसके अंदर क्या
क्या चल रहा है, क्या समझ है इसकी, और तेज बुद्धि होगी तो हम किसी भी मुसीबत को आसानी से हल कर सकते हैं और दूसरों को जो है आसानी से दूसरों के दिलों को जीत सकते हैं। और जिस व्यक्ति ने अपनी इस बुद्धि, तीव्र बुद्धि से और तेज निगाह से दूसरों को जीतना शुरू कर दिया तो वो व्यक्ति कभी भी धन की कमी से तो मरेगा ही नहीं। ठीक है, ये हमें इस पाठ से पहली शिक्षा मिलती है। आगे देखते हैं दूसरी पंक्ति में क्या कहा है। हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो, कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से ना बच पाए। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये भी उनके पिता ने ही उन बच्चों को शिक्षा दी थी। इससे हमें ये पता चलता है कि चाहे कोई भी वस्तु हो या कोई भी परिस्थिति हो, उसे पूरी तरह से जानने, समझने और महसूस करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि ऐसे ही उठा के निर्णय ले लिया। ठीक है, ऐसा दृष्टिकोण अगर हमने अपना लिया तो हमारी नज़र से कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी। ठीक है, ऐसे ही आंखें मूंद मूंद के हमें जो है किसी की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पहले हर व्यक्ति को परखना चाहिए, फिर विश्वास करना चाहिए। और तीसरे पार्ट में हमें बोला गया है, हमने अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया है। इससे हमें क्या पता चलता है कि हमने अपने परिवेश यानी आसपास का वातावरण हो गया और परिस्थितियां होगी, उसको गहराई से समझने की कोशिश की है। ये बात किसने की थी? ये बात की थी तीनों भाइयों में से जो बड़ा भाई था, उसने राजा से बताई थी कि सर कि जो राजा जी है, महाराज, हमने तो अपने आसपास के वातावरण की सारी परिस्थितियों को गहराई से समझने के लिए सालों ही लगा दिए हैं। इसीलिए हमारी जो है बुद्धि भी तेज हो गई और हमारी बुद्धि का प्रयोग करके हम जो है निष्कर्ष निकालने वाली ये प्रक्रिया हमें बहुत समय से ही जो है सीख रहे हैं और बहुत समय से हमने ये प्रयास जारी रखा। तो अब हम क्या कर लेते हैं, हम आसानी से किसी को भी परख कर, किसी को भी देख कर उसके बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आगे है हमारे पास मिलकर करें मिलान। तो मिलकर करें मिलान में देखते हैं, स्तंभ 1 है हमारे पास और इधर स्तंभ 2 दिया है। तो पहले में है कुछ समय बाद पिता चल बसे। तो इससे तो साफ पता चल रहा है कि थोड़े समय के बाद क्या हो गया था, पिता का देहांत हो गया था। तो पहले का आपका क्या ऑप्शन आएगा? दूसरा। आगे है, हम कहीं भी क्यों ना हो भूखे नहीं मरेंगे। हम कहीं भी क्यों ना हो भूखे नहीं मरेंगे। तो इसका क्या अर्थ है कि हम चाहें जहाँ भी हों, हमें खाने के लिए कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो दूसरे का आपका ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर 5। आगे है, घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से देखा। शंका मतलब क्या होता है? अविश्वास। शंका का क्या अर्थ होता है? अविश्वास। तो इसमें क्या आएगा आपका कि घोड़े पर सवार व्यक्तियों ने तीनों भाइयों को अविश्वास से देखा। अगला ऑप्शन है, बचपन से हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते। तो इसका अर्थ क्या है कि बचपन से ही हमें आदत हो गई है कि हम हर छोटी बड़ी वस्तु पर ध्यान जरूर देते हैं। और अगला है, लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। तो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे, लोग इतने अचंभित थे कि उनका आश्चर्य व्यक्त करना कठिन था। तो ये हो गया आपका मिलकर करें मिलान। आगे देखते हैं क्या दिया है। आगे है बेटा सोच विचार से। सोच विचार में क्या होता है कि आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपने उनके उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, तीनों भाइयों ने बिना ऊँट को देखे उसके विषय में कैसे बता दिया था। तो तीनों भाइयों ने कुछ बिंदुओं का अवलोकन किया था, अनुमान लगाया था और विश्लेषण किया था। अवलोकन, अनुमान और विश्लेषण अर्थात पहेली सुलझाई थी पूरी की पूरी, और फिर उन्होंने बता दिया था कि भाई ये तो ऊँट है और ऊँट ऐसा था। तो सबसे पहले भाई ने क्या देखा था? धूल। धूल से भरे हुए उसने क्या देखे थे? पैरों के निशान देखे थे, इससे पता चल गया। दूसरे भाई ने देखा कि ऊँट है जो एक आंख से नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि उसने देखा कि सड़क के केवल एक तरफ की ही घास है जो वो चरी हुई थी। और तीसरे भाई ने क्या देखा? तीसरे भाई ने देखा कि बच्चे और महिला के पैरों के निशान उसको जो है रेत पर दिखे। तो ये 3 बातें ऐसी थी जिन 3 बातों से ऐसा लगा उन्हें कि भाई यहाँ पर ऊँट ही था।
ठीक है। तो आपने इन तीनों बातों को ध्यान रखना है। पहले में धूल पर ऊँट के पैरों के चिन्हों से, दूसरा ऊँट एक आँख से नहीं देख पाता था, ये क्योंकि एक तरफ की घास चरी हुई थी, तीसरा बच्चे और महिला के पैरों के निशान पता चले उन्हें। और अगले क्वेश्चन भी का आंसर भी इसी से ही निकल आएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बताया उसने। उन्होंने कहा है कि आपके अनुसार इस लोक कथा में सबसे अधिक महत्व किस बात को दिया गया है, इस कहानी में सबसे ज़्यादा किस पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। तो कह रहे तार्किक सोच। तार्किक सोच मतलब होता है रीजनिंग करना, अर्थात किसी चीज़ को पकड़ लिया और उसके बारे में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सोचा। अवलोकन अर्थात ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और सत्यवादिता अर्थात कि कितना सच छुपा है उसमें। तो ये सारा का सारा कैसे है, इन्हीं बातों पर जो है आधारित है ये पूरी लोक कथा। क्योंकि हम क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, पहले वाला कि बच्चों भाइयों ने ऊँट देखा, ऐसे किया, पैरों के निशान से पहले भाई ने बताया ऊँट था, दूसरे ने घास देखकर बताया कि वो एक आँख से नहीं देख पाता था, तीसरे ने महिला और बच्चे के पैरों के निशान देखकर ये बता दिया कि वहाँ पर तो है महिला और बच्चे उस पर सवार थे। तो ये कैसे पता चला, उन्होंने पहले अवलोकन किया, अवलोकन के बाद उन्होंने रीजनिंग लगाई, रीजनिंग के बाद उन्होंने सच को प्रकट किया, ठीक है। अगला प्रश्न है, लोक कथा में राजा ने पहले भाइयों पर संदेह किया लेकिन बाद में उन्हें निर्दोष माना। राजा की सोच क्यों बदल गई थी, तो बताइए। तो इसका तो बिल्कुल ही आसान उत्तर है कि सबसे पहले तो राजा ने पहले भाइयों पर संदेह कर लिया, डाउट कर लिया, लेकिन बाद में जो है उसको पता लग गया। कैसे? क्योंकि राजा की सोच ने काम किया और उसने बिल्कुल शांत मन से सारे के सारे अवलोकन और तर्कों पर जो है विचार किया, जो जो उनके भाइयों ने उनको जो है तीनों भाइयों ने बताया था कि भी हम इस तरह से, हमारी पैनी दृष्टि है और तेज बुद्धि है और हमारा वर्षों का अभ्यास है, हम आसानी से पता लगा सकते हैं। फिर राजा ने उसका टेस्ट भी लिया था, एक जो है कच्चा अनार दे के एक बॉक्स में कि इसमें बताओ क्या है, तो भाइयों ने आसानी से बता दिया था। तो ऐसे राजा ने उन सभी भाइयों की बुद्धिमानी, सूझबूझ और निरीक्षण की क्षमता से प्रभावित होकर ये निर्णय ले लिया कि ये चोर नहीं हैं, बल्कि गहराई से सोचने वाले, सत्य के प्रिय, सत्य के पुजारी हैं और बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ठीक है। आगे है, ऊँट के स्वामी ने भाइयों पर तुरंत संदेह क्यों किया? आपके विचार से उसे क्या करना चाहिए था जिससे उससे अपना ऊँट मिल जाता? अब ऊँट के स्वामी ने तुरंत संदेह इसलिए कर लिया क्योंकि सारी की सारी जो भाइयों ने बातें बताई थी वो बिल्कुल सटीक निकली, सही निकली। और जब कोई व्यक्ति अपनी कोई चीज़ खो देता है ना, तो घबराहट में आप भी करते होगे कि मैम इसने मेरी पेंसिल चोरी कर लिया है, हालांकि वो चोरी नहीं करती। आपकी चीज़ जो है चोरी हो गई है या कुछ खो गया है तो आप जल्दी जल्दी में किसी पर भी डाउट दे देते हो, किसी पर भी इल्ज़ाम लगा देते हो। तो सेम ऊँट के स्वामी के साथ भी किया। लेकिन हमारे विचार से क्या होना चाहिए था? उसने पूछा कि आपके विचार से क्या होना चाहिए था? हमारे विचार से आरोप लगाने की बजाय पहले शांत होकर तीनों भाइयों से बात पूछते कि भैया आपको कैसे पता चला? तुमने मेरा ऊँट कैसे देखा? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ, ठीक है। और अगर वो धैर्य के साथ और पूरे विश्वास के साथ बात करता ना, तो शायद भाई तुरंत उसकी मदद भी कर देते, बता भी देते कि ऊँट इधर इधर गया है ना, और उसका ऊँट बहुत ही जल्दी से मिल भी जाता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। अगला प्रश्न है, पिता ने बेटों को दूसरे प्रकार का धन संचित करने की सलाह क्यों दी? इससे पिता के बारे में क्या क्या पता चलता है? पिता ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि बेटो खेत में काम करो, पैसा जोड़ो? उसने तो किसी और ही तरह का धन इकट्ठा करने को कहा था, यानी कि बुद्धि, समझदारी, पैनी दृष्टि, ठीक है, ऑब्जर्वेशन करो, अवलोकन करने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि असली धन तो क्या होता है? बुद्धिमानी होता है। असली धन क्या होता है? बुद्धिमानी होता है कि जितने बुद्धिमान तुम होगे उतना ही धन तुम्हारे पास होगा। अगर तुम इंटेलिजेंट नहीं हो देन आप जो है जितना आपके पास पैसा है वो भी आप खो देते हो, ठीक है। तो अगर इस ज़िंदगी को चलाना है, ज़िंदगी की हर परिस्थिति का सामना करना है, तो आपको क्या होना चाहिए? दूरदर्शी व्यक्ति बनना चाहिए, अर्थात दूर से देखकर ही निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर आ जानी चाहिए। आपकी तार्किक शक्ति अर्थात सोचने की शक्ति बहुत तेज हो जानी चाहिए। आप हर समस्या को सुलझाने के आसान से आसान तरीके ढूंढ पाओ, अपने आप को ऐसा बना लो। तो ऐसी थिंकिंग से हमें ये पता चलता है कि उसके पापा जो हैं, उसके पिताजी हैं जो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो अपने बेटों को भी बुद्धिमान बनने की ही सलाह दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, राजा ने
भाइयों की परीक्षा लेने के लिए पेटी का उपयोग किया। इस परीक्षा से राजा के व्यक्तित्व और निर्णय शैली के बारे में क्या क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? कि हमने अभी राजा के व्यक्तित्व के बारे में बताना है कि राजा कैसा था, क्योंकि उसने एट ए टाइम झट से निर्णय नहीं ले लिया कि भाई ये दोषी हैं, इनको फांसी दे दो या इनको सजा दो। उसने पहले सोच विचार किया। ठीक है, तो हमने ये बताना है कि राजा कैसा था। तो राजा एक तो था न्यायप्रिय। आप 3 बिंदु नोट कर लेंगे। पहला तो करेंगे न्यायप्रिय, कि वो जो है न्याय जो लेता था वो बहुत ही सोच समझ कर लेता था, अच्छा न्याय लेता था। ठीक है, और दूसरा क्या था, वो धैर्यवान था बेटा, अर्थात पेशेंस लेवल उसके अंदर हाई था। धैर्य से वो बातें सुन रहा था। पहले उसने ऊँट वाले की भी बात सुनी और फिर उसने तीनों भाइयों की भी आसानी से अच्छे से बात सुनी थी। और एक क्या था तीसरा, विवेकशील। विवेकशील का अर्थ होता है कि अपनी सूझबूझ का प्रयोग करके निर्णय लेना। ठीक है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके निर्णय लेता था वो। तो ये तीनों बातें ही जिसके अंदर आ गई वो अच्छा राजा बन गया। तो सिमिलरली जो है इसने भी क्या किया, राजा ने सारी बातें अच्छे से सुनी, फिर उसने टेस्ट भी किया उनका पेटी से, और फिर इससे हमें ये पता चलता है कि राजा एक न्यायप्रिय, धैर्यवान और विवेकशील व्यक्ति था। आगे चलते हैं। कह रहे कि आपने इस लोक कथा के माध्यम से भाइयों से किस विशेषता को अपनाना जो है ज़रूरी समझा है, कि आप जो है भाइयों से क्या सीखा है, मतलब ये है इसका मतलब। ठीक है, तो भाइयों से बेटा हमने एक तो सीखा है ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल ही छोटे से छोटे लेवल पर हमने ऑब्जर्वेशन करना है, सूक्ष्म अवलोकन बोलते हैं उसको। ठीक है, कि हर चीज़ को पहले परखना है। ठीक है, कि छोटी छोटे जो है संकेतों में ही बड़ी बड़ी बातें छिपी होती हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स, आप टेस्ट भी दे रहे हो तो छोटे छोटे पॉइंट्स को अच्छे से समझो, तब आप बड़ा उत्तर लिख सकते हो। तो छोटी छोटी बातों का अवलोकन करना सीखना है। दूसरा हमने इससे क्या सीखना है, हमने सीखना है कि हमें भावनाओं में नहीं बहना, कि हाय वो रो रहा है तो मैं भी रोने लग जाऊं। पहले पूछो कि क्या तुम्हारी गलती है। ये नहीं कि भी आपके दोस्त की गलती है, आपके दोस्त को किसी ने मार दिया तो आपने जाके जिसने मारा है उसको आप पीट आए, आप भावनाओं में बह गए। नो, बिल्कुल नहीं। आपने सबसे पहले ये देखना है, निरीक्षण करना है, तार्किक सोच, अर्थात पूरी तरह से अपना दिमाग लगाकर तार्किक सोच, तर्क वितर्क करना है। ये पता लगाना है कि गलती किसकी है, फिर उसके बाद निर्णय पे पहुंचना है। ठीक है, तो ये 2 बातें हमने सीखी हैं। एक तो सूक्ष्म से सूक्ष्म अवलोकन करना, दूसरा तार्किक सोच के साथ ही कोई निर्णय लेना। आगे बेटा ये अनुमान और कल्पना वाले प्रश्न होते हैं, ये आपने समूह में मिलकर चर्चा करना है। अर्थात ये जो है पेपर की दृष्टि से बहुत ज़रूरी होते हैं, पर ये इसमें कुछ भी घुमा फिरा के पेपर में पूछा जा सकता है और आपने एट ए टाइम उत्तर देना होता है अपना दिमाग लगाकर। ठीक है, इसमें कोई रटने रटाने वाली बात नहीं है, सोच समझ कर करने वाला काम है ये। और उससे आगे चलते हैं हम, अपना जो अगला प्रश्न है उसमें दिया है आपको शब्द से जुड़े शब्द। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है इसका, इस किताब में ज़रूरी डाला गया है ये। शब्द से जुड़े शब्द आपकी जो है शब्दकोश में वृद्धि करने के लिए। नीचे दिए गए रिक्त स्थान में बुद्धि से जुड़े शब्द अपने समूह में चर्चा करके लिखे कि बुद्धि से संबंधित कौन कौन सी वर्तनी का प्रयोग हम कर सकते हैं। बुद्धि के लिए हम मस्तिष्क शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, वो उसने बताया है। बुद्धि के लिए हम मति का प्रयोग कर सकते हैं, मति। ठीक है, जड़मति होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। ठीक है, ये शब्द आता है। तो पहला हो गया मति। दूसरा है विवेक। विवेक शब्द भी आपका बुद्धि से ही संबंधित है। ठीक है, और है स्मृति। स्मृति होता है याद करना किसी चीज़ को। ठीक है, वो भी बुद्धि से संबंधित है। ज्ञान हो जाना, किसी चीज़ का आपको ज्ञान हो गया है, ज्ञान हो गया है। समझ हो जाना, ठीक है, किसी चीज़ की आपको समझ आ गई, वो भी बुद्धि से संबंधित है। और एक है आपका प्रज्ञा। प्रज्ञा शब्द भी आपकी बुद्धि से ही संबंधित शब्द है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें बताया गया है बेटा कि आपने जब कथा को सुना था तो क्या आपने स्वर में उतार चढ़ाव डाला था। स्वरों में उतार चढ़ाव अर्थात
कि जैसे अभी अगर आपने मेरी वीडियो पहले वाली सुनी है तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। जब मैंने लोक कथा आपको सुनाई है तो मैंने स्वरों में उतार चढ़ाव दिए है, आवाज़ बदल बदल के आपकी भावनाओं की अभिव्यक्ति भी की है, कहीं पर खुशी कहीं पर दुख, राजा कैसे अपने स्वर को ऊंचा नीचा धीमा तेज कर रहा है, भाई कैसे कर रहे हैं, ऊँट वाला कैसे कर रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं कि कथा को सुनाने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको आपने ध्यान में रखना है। अगर आप किसी को कहानी सुना रहे हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और उससे आगे आता है आपका जो अगला टॉपिक है वो है कारक। कारक से संबंधित पूरी वीडियो आपको मैं जल्द ही इस चैनल पर डाल दूंगी। उससे पहले हम ये कर लेते हैं, इसमें आपको दिया गया है कि नीचे दिए गए वाक्यों में कारक लिखकर इन्हें पूरा कीजिए। और आपको ऊपर ये जो है कुछ शब्द छोटे से शब्दांश अर्थात कारक के चिन्ह दिए गए हैं जिनकी सहायता से आपने इसको पूरा करना है। तो पहला है आपका, हमने तो भाई तुम्हारे ऊँट डैश देखा तक नहीं। तो हमने तो तुम्हारे ऊँट को देखा तक नहीं, भाइयों ने परेशान होते हुए कहा। साफ पता चल रहा है। तो ये जो है बेटा ये कारक चिन्ह होते हैं। मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर लिए जा रहा था, उसने कहा, और मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से ऊँट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। ठीक है, यह सुनकर राजा ने पेटी को पास लाने का आदेश दिया। सेवकों ने तुरंत आदेश पूरा किया। राजा ने सेवकों से पेटी खोलने के लिए कहा। ठीक है, तो ये जो विभक्ति चिन्ह होते हैं इनको कारक चिन्ह भी कहा जाता है, प्रसर्ग भी कहा जाता है। इसका मैं पूरा वीडियो जल्द ही अपलोड कर दूंगी। और आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया गया है। ये है बेटा सूचना पत्र। सूचना पत्र क्या होता है? कल्पना कीजिए कि आप इस लोक कथा के एक घुड़सवार हैं जिसका ऊँट खो गया है। आप अपने ऊँट को खोजने के लिए एक सूचना कागज पर लिखकर पूरे शहर में जगह जगह चिपकाना चाहते हैं। आपने देखा भी होगा ना गुमशुदा की तलाश, तो वही उस टाइप में है ये। अपनी कल्पना और लोक कथा में दी गई जानकारी के आधार पर सूचना पत्र लिखिए। तो ये पूरा सूचना पत्र कैसे लिखा जाएगा, इसका फॉर्मेट क्या होता है, वो मैं आपको इसी चैनल पर शॉर्ट वीडियो में डालूंगी। आप इसको शॉर्ट वीडियो में आसानी से देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।